थैंक यू पूजी। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो वेव रेजोनेंस वो सिचुएशन होती है जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑसिलेटिंग डिवाइस की उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है जहां पे उसके स्टेशनरी वेव्स बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी स्टेशनरी वेव अगर फॉर्मेशन हुआ तो जितनी भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, वो सारी की सारी एनर्जी उस स्टेशनरी वेव के अंदर स्टोर होगी, बढ़ती जाएगी, या डंपिंग या लॉस ऑफ एनर्जी सबसे कम होगा। दैट मींस रेजोनेंस इज अ स्टेट जहां पे सप्लाइड एनर्जी स्टोर होना शुरू होती है। वो तब होगा जब ऑसिलेटिंग डिवाइस की किसी भी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल सोर्स मैच करेगा। और इसमें तीन केसेस हम डिस्कस करते हैं, मेनली स्ट्रिंग ऑसिलेशन, ऑर्गन पाइप ऑसिलेशन यानी एयर कॉलम ऑसिलेशन, थर्ड हम बात करते हैं बीट्स, जहां पे डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्टेट नहीं है बट रेजोनेंस के बहुत सारे केसेस बनते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी वी जनरली कंसिडर द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर साउंडेड टुगेदर। सो लेट अस टेक अप ऑल द केसेस साइमल्टेनियसली हियर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ केसेस। आपने अभी तक ये नहीं करा है तो इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव, बीट्स, इनकी रिवीजन चेकलिस्ट देख के शॉर्ट नोट्स बना के रेडी रखिए, या पहले भी इस यूपी नोटबुक में सारे केसेस के नोट्स बनाए और वो जरूर हमारी रिवीजन चेकलिस्ट के नोट्स बना के रखिएगा, दैट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट केस ऑफ रेजोनेंस एंड क्लैम्प्ड स्ट्रिंग वाइब्रेशन, तो here it is given that a string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter, यानी दो क्लैम्प्स हैं, this length is 75 centimeter। डेटा हमेशा टाइमली कॉपी करो, that's essential, and it is observed to have resonant frequencies of 420 and 315 hertz। दैट मीन्स कि जितनी भी क्लैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होती हैं। तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 420 और 315, एंड इट इज सेइंग देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द टू, दैट मीन्स दीज आर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज। So if n times fundamental frequency is 315 hertz, then we can say n plus 1 times fundamental should be 420 hertz. There is no other resonant frequencies between the two, तो ये successive होंगी, या आप n minus 1 और n भी ले सकते हैं। Then it is asking the lowest frequency of the string, तो simply यहाँ पे subtract कर देते हैं, तो f naught वैल्यू आ जाता है 420 minus 315, it gives 105 hertz. Directly you are getting the answer. सो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर समझते हैं तो जेईई मेन के आए हुए क्वेश्चंस या नीट के आए हुए क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंडल होते हैं, आप सेकंड्स में क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहाँ तो फिर भी मैं एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूँ, स्टे ट्यून, आगे बढ़ते हैं। पोजी क्लियर करें। Thank you, Poji. Here we'll talk about resonance tube oscillations. In this case, it is given that a cylindrical tube open at both the ends has a fundamental frequency f in air and the tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम वी नीड टू कैलकुलेट। सो लेट अस एनालाइज बोथ द सिचुएशंस। जैसा आपको पता है ज़्यादातर केसेस में 2 या 3 सिचुएशंस होते हैं, उन्हीं की इक्वेशंस बनाएंगे और उन्हीं को आपस में मैनिपुलेट करके हम रिजल्ट निकालते हैं। सो एक ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है। दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों ओपन एंड्स के ऊपर देयर शुड बी एंटी नोड्स। सो हियर f वी कैन राइट एज v/2l बिकॉज दिस लेंथ इज λ/2। सो ये सारे रिलेशंस आप ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स अगर रिवीजन चेकलिस्ट के हैं तो आपने रखे होंगे। नाउ इन दिस सिचुएशन इट इज सेइंग हाफ ऑफ द ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर। अगर इसको आधा हम वाटर में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, this water level will come to the node which is actually going to happen because now the length of this tube is going to be L/2 and the wavelength for fundamental oscillations will be λ/4। तो आप ध्यान से देखो what you are getting, the value of lambda still you are getting is equals to 2L। So fundamental frequency for closed pipe, this was for open pipe, closed pipe is given by V/4L। So in this situation you can put the value of L in this situation, or this 4L can be written as L is the length of closed pipe. So when we substitute, this will be V divided by 4 times length of closed pipe, here is L/2. So here it comes out to be same as V/2L. So in this case, as wavelengths are same in both the cases, frequency is also coming out to be same. So frequency will be same. That's the result of this problem. Thank you, Poji. Students, here we'll be talking about the case of beats from 2 tuning forks. So it is saying when 2 forks 1 and 2 are sounded simultaneously, 4 beats per second are heard. That means जो frequency difference है f1 minus f2 का magnitude is equals to 4. Now it says some tape is attached to the prong of fork 2. इसका मतलब fork 2 की जो frequency है उसको हमने decrease किया है, क्योंकि जब tape add करोगे weight बढ़ेगा और prongs पे जब weight add होता है तो frequency down होती है। ये basic idea आपको होना चाहिए।
Now it is saying now the fogs are sounded again. तो 6 beats per second are heard, मतलब beat frequency बढ़ गई. तो आप देखो, will it be f2 minus f1 or f1 minus f2? That's what we need to check. If the frequency of fork 1 is 200, what was the original frequency of 2? So this indicates f2 will be 4 का difference है, तो ये या तो 196 hertz होगा और f2 will be equals to 204 hertz. Now when these two are sounded with 200 hertz, यहाँ पे 4 beats और 4 beats per second आ रहे हैं. इनमें से आप ये देखो किसकी फ्रीक्वेंसी कम करने पे रिजल्टिंग जो बीट फ्रीक्वेंसी है दिस शुड बिकम इक्वल टू 6. आप देखें अगर ये 196 होगी और इसको कम करेंगे देन द डिफरेंस विल इंक्रीज, सो सर्टेनली दिस इज अ पॉसिबल आंसर. यहाँ पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो डिफरेंस पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, तो ये आंसर हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए टेप इज अ वेरी लाइट वेट. बहुत ज्यादा वेट डालना पड़ेगा कि ये 200 से भी 6 नीचे चल जाए. तो फाइनली आप ये कह सकते हैं 6 बीट पर सेकंड के लिए 196 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर फॉग 2. तो फॉग 2 विल बी 196 हर्ट्ज, दैट्स द अप्रोप्रिएट आंसर. थैंक यू बोजी. स्टूडेंट्स कई बार बेसिक क्वेश्चंस में भी कैलकुलेशंस की वजह से मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको गड़बड़ हो जाती है और स्टूडेंट्स अपने मार्क्स फाइनली लूज कर देते हैं, और जो टाइम उस क्वेश्चन में दिया हमने एग्जामिनेशन हॉल में स्पेंड किया वो भी वेस्ट हो जाता है. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी सिंपल बट वेरी यूजफुल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, और ये केस भी आप नोट करके रखिए यूपी नोटबुक में. This is about vibrations of a sonometer wire, where it says a sonometer wire of length 1.5 meter is made up of steel. टेंशन इन इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%. तो यहाँ पे स्ट्रेन हमको गिवन है, आप ये लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज 0.01. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी आर आल्सो गिवन? डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7.7 into 10 to power 3 kg per meter cube and this Young modulus which is 2.2 into 10 to power 11 Newton per meter square. क्वेश्चन में गिवन नहीं है Young modulus but elasticity दी है, तो यूनिट से for a solid we can relate this is the Young modulus of this material. Now in this case for a clamped wire which is of length 1.5 meter, the fundamental frequency will be V by 2L or it is 1 by 2L root of T by mu. आप यंग मॉडुलस को यूज करेंगे द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन टी बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, क्योंकि मैं इसको स्ट्रेन ही छोड़ रहा हूँ, स्ट्रेन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. सो हियर दिस कैन बी रिटन एज 1 by 2L रूट ऑफ टी बाय म्यू कैन बी रिटन एज रो ए. सो टी बाय ए विल सब्स्टिट्यूट हियर, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2L, L is 1.5 under root T by A we can write Young modulus into strain which is 2.2 into 10 to power 11 into 0.01 divided by density A already we have consumed this 7.7 into 10 to power 3. So if we simplify this gives us 1 by 3 and here it is 2 by 7, this root of 2 by 7 into here it is 10 to power 9 by 3 10 to power 6 we can write it 10 to power 3. इतना हर्ट्ज आ गया. न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है तो करो बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एज एमसीक्यू, सो आंसर मैचिंग इज इंपॉर्टेंट. तो ये वाला कैलकुलेशन एग्जाम में स्टूडेंट्स को करना था, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए. इफ वी वांट टू कैलकुलेट 2 by 7 तो 2 by 7 कैन बी रिटन एज 0.284. नाउ because 1 by 7 is 0.142, so this is 2 by 7 root of this 0.284. तो 0. अगर 25 होता है तो 0.5, 0.36 है 0.6, this comes out to be approximately 0.54. तो frequency comes out to be 0.54 divided by 3 into 10 to power 3. So here it comes out to be 18 into 0.18 into 3 is 180 hertz. This is approximate value, but this is the way how you can finally approach to the final result. तो calculation part कई बार बहुत sensitive होता है जिनको lose नहीं करना है.